बारे में और बात करेंगे। हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं विमल, जो अपनी धर्मपत्नी के बारे में पूछना चाहते हैं। विमल हमारे साथ राजकोट से जुड़े। जी पूछिए अपना सवाल विमल जी। हेलो, अभी मेरी वाइफ थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, तो अभी हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे ना, तो उसने मुझे एक आइडिया बताया कि वो जीन्स और वो सब देते हैं तो रिटेल आउटलेट्स बहुत होते हैं। तो हम गए थे, सेंट्रल मॉल गए थे, तो बोले ये कंपनी के कोई शेयर हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो मैंने उस पर होमवर्क किया, तो मैंने एनालिसिस किया। फ्यूचर लाइफस्टाइल स्टेशन लिमिटेड का भी डीमर्जर हुआ था फ्यूचर रिटेल से, तो उसकी टोटल 25 उसकी ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड की है, सब कंपनीज के वो लोग रखते हैं, फ्यूचर लाइफस्टाइल स्टेशन लिमिटेड वाले। तो उसके शेयर्स में उसने इन्वेस्टमेंट किया, अभी 200 शेयर परचेज किए 85 रुपीज के उसमें। तो आप अभी शेयर में बने रहना चाहते हैं या आप किसी और चीज में अपनी पत्नी को इन्वेस्ट कराना चाहते हैं? वो थोड़ा इसमें भी इन्वेस्टमेंट करती है, गोल्ड में या ऐसे भी इन्वेस्टमेंट करती हैं। गोल्ड में तो थोड़ा वो उसके लिए भी शेयर्स लेती हैं। वो पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स होते हैं, तो उसमें थोड़ा 50-75 शेयर देती है। वो क्या कंजम्पशन थिंग जो होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। तो उस पर थोड़ा मैं होमवर्क करता हूँ। तो उसमें मैंने अभी एक फ्यूचर लाइफस्टाइल स्टेशन के शेयर्स लिए, 200 शेयर किसी ज्वेलर्स के शेयर्स है। जी बिल्कुल विमल जी, गर्विता आपको बताएंगे कि उसे शेयर्स के अलावा और क्या ऑप्शंस है, आपकी पत्नी किस में इन्वेस्ट कर सकती है। उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है शेयर्स में कुछ, तो उसके अलावा वो गोल्ड या कोई और ऑप्शन, पीपी ज्वेलर्स की जैसे बात कर रहे थे, तो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये एक अच्छा टाइम है शेयर मार्केट में होने के लिए। मार्केट्स ने नया हाई टच किया है पिछले 5 साल का, तो जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ बने रहें, लेकिन ज़रूर रीअसेस करें कि उस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, क्या वो डिज़ायर्ड रिटर्न्स दे रही है कि नहीं, वो सब फैक्टर ज़रूर देखने चाहिए। उसके अलावा जैसे कि हमने कहा कि गोल्ड और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को देखा जा सकता है, क्योंकि रिसेंटली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए हैं, तो एफडीज के रेट्स भी बैंक्स ने रिसेंटली बढ़ाए हैं 50 बेसिस पॉइंट से, कुछ लोगों ने 75 बेसिस पॉइंट से भी बढ़ाए हैं। तो एक अच्छा टाइम है। पीएनबी ने बढ़ाया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाया है, कैनरा बैंक ने बढ़ाया है, तो इन सब बैंक्स के फिक्स्ड डिपॉजिट्स इस समय एक अच्छी रिटर्न दे रहे हैं। और यहाँ पे पैसा लॉक करना, नॉट कि आप पूरा पैसा इसी समय लगा दें, क्योंकि अगली आरबीआई पॉलिसी में हो सकता है कि रेट फिर से बढ़ाए जाएं, तो कुछ पैसा इस समय उस लेवल्स पे जरूर लॉक इन किया जा सकता है, वो एक ऑप्शन है। दूसरा मैं कहूंगी कि डायनेमिक बॉन्ड फंड्स आते हैं जो कि बॉन्ड यील्ड्स की फ्लक्चुएशंस का पूरा फायदा उठाते हैं, तो उसके चलते क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अभी हाई हैं, उन बॉन्ड फंड्स में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बॉन्ड फंड्स 11 से 12% एनुअलाइज रिटर्न देते हैं और जो रिस्क है वो काफी मिनिमल रहता है। तो विमल जी आपके पास बॉन्ड यील्ड का ऑप्शन है, प्लस उसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट में भी आप अपनी पत्नी का इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट ले सकते हैं। सुनीता जुड़ रही है हमारे साथ गुड़गांव से। सुनीता जी पूछिए अपना सवाल। मैम गुड आफ्टरनून। मैं पूछना चाह रही थी कि हमने जो इन्वेस्ट किया उसमें हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हमें अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए या बने रहना चाहिए? और दूसरा, जैसे हमारे बॉन्ड में भी हमने लगा रखा है, तो बॉन्ड में कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो क्या बॉन्ड से निकाल के एफडी करना भी सही होगा या उसी बॉन्ड में ही बने रहे? शी इज इन्वेस्टेड इन सम शेयर्स, गौर मनी और एक और शेयर का नाम बताया उन्होंने, तो इसमें वही जाना चाहते, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो क्या इसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? देखिए क्योंकि मुझे शेयर्स के नाम बताएंगे तो मैं ज्यादा बता पाऊंगी, बट क्योंकि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ज्यादा शेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया है, तो ऐसा पॉसिबल है कि ये प्रॉफिट में नहीं हो। जहां तक इनके बॉन्ड फंड का सवाल है, जैसा मैंने कहा ये सही समय है बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करने का, पैसा निकालने का नहीं। तो अगर ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड में, तो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि यील्ड्स अचानक से पीछे जब आरबीआई ने मेजर्स लिए तो स्पाइक हुई हैं, तो उस चलते इनका बॉन्ड पोर्टफोलियो इनको वैसा प्रॉफिट नहीं दे रहा होगा। लेकिन क्योंकि डेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स नहीं देता है, तो इनको एटलीस्ट 1 साल के लिए उसमें बने रहना चाहिए ताकि ये कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन और रेगुलर इनकम उससे पा सकें। जी बिल्कुल। राजेश जुड़ रहे हैं गंगानगर से। राजेश जी पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। मैडम मेरी मिसेज है वो गवर्नमेंट जॉब में है जी, तो हम म्यूचुअल फंड में मतलब जैसे पैसा लगा रखा है हमने, तो और भी जैसे टैक्स की बचत के लिए क्या करना चाहिए हमें? जी बिल्कुल, म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है टैक्स सेविंग के लिए, और क्या कर सकते, गवर्नमेंट जॉब
जी देखिए, आई थिंक पीपीएफ एक ऐसा टूल सरकार ने दिया हुआ है जो कि 80C सेक्शन में ही आपको अलाउ करता है कि आप 1 लाख के ही उस लिमिट में इन्वेस्ट कर सकें। पीपीएफ एक अच्छी रिटर्न दे रहा है इस समय। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, एफडी के इंटरेस्ट रेट्स भी अभी हाई पर हैं, तो 5 साल की जो एफडी है वो भी टैक्स सेविंग होती है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट के और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह आते हैं। ये ही नहीं, इस लिमिट के बाहर अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जो हैं, जो टाइम टू टाइम कंपनीज जैसे कि REC, PFC निकालती रहती हैं, इनफैक्ट IFCI के भी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स आते हैं, तो वो भी एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, वहां पर इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर गर्विता हम और सेविंग्स की बात करें तो महिलाएं आजकल ज्यादा काम कर रही, जैसे कि नीलसन के सर्वे में भी आया था कि 80% जो है वुमेन वो कामकाजी है और खुद इंडिपेंडेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो एक तो हो गया रियल्टी, आपने जैसा बताया, इक्विटी बताया, उस सोना भी हो गया जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल वे से चला आ रहा है, म्यूचुअल फंड हो गया जिसमें, बट जहां तक ज्यादातर जितने भी एनालिस्ट आए हैं अभी तक उन्होंने ये बताया कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर्स में तो ब्लू चिप में इन्वेस्ट करें, या फिर अगर शुरुआत करें तो म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें, ताकि आप मार्केट के बारे में एक थोड़ा सा आप अवेयर हो जाए, उसके बाद बाकियों में इन्वेस्ट करें। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है, अगर कोई ब्लू चिप में नहीं इन्वेस्ट करे बिकॉज उसके रेट जनरली हाई होते हैं, तो क्या ऑप्शंस बचते हैं महिलाओं के पास? देखिए सालवा, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर बहुत डेली बेसिस पे छोटी कंपनीज को ट्रैक नहीं कर सकता है कि वहाँ रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं, कुछ प्रमोटर के एंड पे इश्यूज नहीं हैं। तो इन सब रिस्क्स को अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि आप ब्लू चिप से शुरू करिए, जहाँ पे एटलीस्ट उन 5 फैक्टर्स में से 3 फैक्टर्स आपके ऑलरेडी चेक्ड हैं, उन पे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में जाना चाहें, एक्स्ट्रा रिस्क के लिए रिटर्न लेना चाहें, तो कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज फंड के नाम से हैं, जैसे कि HDFC अपॉर्चुनिटीज फंड है, या फिर रिलायंस का भी एक अपॉर्चुनिटीज फंड है। ये ऐसे फंड्स हैं जिनके फंड मैनेजर का एंडेवर यही होता है कि मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज को ऐसी स्टेज पे ले जहां पे वो ब्लू चिप बनने के एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है, कि वो कंपनी ऐसा अपना स्केल ग्रो कर रही है कि वहां से बढ़कर वो कल की ब्लू चिप बन सकती है। तो उस तरह के म्यूचुअल फंड्स में जरूर SIP की जा सकती है, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट जो होराइजन है उसको डेफिनेटली 2 से 3 साल का रखें, क्योंकि उतना टाइम आपको एक कंपनी को परफॉर्मेंस के लिए और वही उसके स्टॉक परफॉर्मेंस प्राइस में आने के लिए देना होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना लेके चले, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चले। दिलीप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिलीप कानपुर से। दिलीप पूछिए अपना सवाल। जी पूछिए अपना सवाल, नागपुर से जुड़ रहे हैं दिलीप जी हमारे साथ। हाँ जी महाराष्ट्र से। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे को 6 से 8 लाख रुपए मेरे मिसेज के नाम पे इन्वेस्टमेंट करना है। जी, तो आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? शेयर में, जैसा कि अभी गर्विता जी बता ही रही है। शेयर में तो मैंने JM फाइनेंस लिया हुआ है 12 रुपए में 2000 शेयर। जी, तो इसके अलावा आप और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं? हाँ, जो जिसमें सेफ रहे और कैसा है कि 2 बिटिया है मेरे, उसके हिसाब से। तो आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? 5 से 6 लाख साल के लिए 6 से 8 लाख रुपए। जी बिल्कुल। जी, मैं इनसे कहना चाहूँगी कि पहले एक एस्टिमेट ज़रूर बनाएं कि 5 से 6 साल के बाद इनका खर्चा कितना होने वाला है। आई थिंक वो एक इन्वेस्टमेंट का टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। उस गोल को ध्यान रखते हुए फिर हम सेट करेंगे कि इनको महीने दर महीने कितना अमाउंट जोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि इन्होंने कहा इन्होंने शेयर्स में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कुछ अब एक सेफर इन्वेस्टमेंट हेवन ढूंढ रहे हैं। तो जैसा कि हमने बात किया, डायनेमिक बॉन्ड फंड इस समय एक अच्छी यील्ड दे रहे हैं। मीडियम टर्म में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देने की उम्मीद है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट्स जल्दी नीचे नहीं आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। और दूसरा, क्योंकि ये इनकी बिटिया की शादी के लिए सेव करना चाहते हैं, तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए जरूर कहूंगी। लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल ज्वेलरी ही खरीद कर रखें। गोल्ड ETF के माध्यम से इन्वेस्ट करें। गोल्ड ETF पे भी टैक्स जो है वो 1 साल के बाद नहीं लगता है, अगर आप उसको बेचें तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर आ जाता है, एज इक्विटी उसे माना जाता है। तो गोल्ड ETF की कुछ यूनिट्स महीने दर महीने उसको भी SIP के रूट से करें, रादर देन कि एक बल्क वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें। रियल एस्टेट जैसे एसेट को मैं इस समय इनको नहीं कहूंगी, क्योंकि रियल एस्टेट ट्रेडिशनली 10 साल के पीरियड के ओवर रिटर्न देता है। तो क्योंकि 5 से 6 साल का नजरिया है, तो शेयर्स में, डेट फंड में, गोल्ड में और कुछ FDs में अपना एसेट एलोकेशन करें। जी बिल्कुल। टीकम दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बड़ौदा से। जी पूछिए अपना सवाल टीकम दास जी। हेलो जी टीकम दास जी पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि मेरा ICICI बैंक में म्यूचुअल फंड में जो चल रहा है 2 साल से SIP इन्वेस्ट कर रही है, रिटर्न लेना चाहिए या कब तक रुकना चाहिए? और इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए इन्वेस्ट करना चाहते हो? आपको अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना है या आप अपनी पत्नी के लिए करना चाहते हैं? लड़की के लिए। अच्छा, लड़की के लिए। हाँ, म्यूचुअल लड़की।
म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करी हुई है इन्होंने। अगर इनका ये म्यूचुअल फंड जो है वो लार्ज कैप ओरिएंटेड है तो मैं कहूंगी मार्केट्स इस समय काफी हाई पर हैं। अगर ये अच्छे मुनाफे पर बैठे हैं तो जरूर उसको पार्शियली बुक कर सकते हैं। और क्योंकि इन्होंने कहा कि उसको री इन्वेस्ट कहाँ करें, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ही एक अभी वैल्यू फंड इंट्रोड्यूस हुआ है। ये फंड मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज जिनमें वैल्यू दिखती है बेसिकली, जो कि अपने फेयर प्राइस से बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट करने की बात करता है। जो इसके फंड मैनेजर हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है। अभी पिछले महीने ही ये फंड लॉन्च हुआ है, तो इसको एज एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये देख सकते हैं। क्योंकि ये अपनी बिटिया के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि इनका टाइम होराइजन थोड़ा लंबा होगा, तो जरूर ये मिड कैप ओरिएंटेड किसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड है या फिर आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी। जी बिल्कुल, जैसे आप बातें करें कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी महिलाएं देखती हैं, बहुत सारी फैमिलीज देखती है, बिकॉज फ्यूचर को देखते हुए फ्यूचर प्लानिंग करती हैं कि बच्चे हैं उनके बाद। तो उस नजरिए से आपको क्या लगता है कि उनको फाइनेंशियल एडवाइजर्स की जरूरत पर से एक लेनी चाहिए उनको राय, या फिर अपने जो जैसे फैमिली मेंबर्स से होते हैं वो सजेशंस लेते हैं फैमिली मेंबर्स, या अगर हस्बैंड ने इक्विटी में कर रखा है तो वो उनके सजेशन के जरिए, तो अगर वो खुद से इंडिपेंडेंट है तो उनको आपको क्या लगता है कि एडवाइजर्स से की राय लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर जो ट्रेडिशनली फॉलो करते आ रहे हैं वही करते रहना चाहिए? जी, अगर मैं फाइनेंशियल एडवाइजर कहूंगी तो आप कहेंगे मैं खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं इसलिए मैं ऐसा कह रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक अगर थोड़ा समय अगर दे पाएं तो ज़रूर इस बारे में उनकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी। और यही नहीं, आई थिंक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अपने ग्राउंड वर्क के बेसिस पे और उसके बाद एक अच्छा रिटर्न आता है तो आपको वो बहुत रिवॉर्डिंग लगता है। तो आई थिंक महिलाओं को वो एक चेंज इन स्टैंस करने की जरूरत है कि ये नहीं कि अपने फाइनेंसेस किसी और के हाथ में दे दें, लेकिन थोड़ा और इनिशिएटिव लें। आई थिंक अपने एंड पर आजकल बहुत से प्लान्स हैं जो कि महिलाओं के लिए टेलर मेड हैं, जैसे कि एचडीएफसी की इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। एक पॉलिसी है स्मार्ट वुमेन करके, जो कि पर्टिकुलर बेनिफिट्स को ट्रैक करती है। तो कल को प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज, इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए आप कवर ले सकते हैं। तो आई थिंक थोड़ी और अवेयरनेस बढ़ने की जरूरत है, एंड महिलाएं काफ़ी आगे पहुंची हैं, तो ज़रूर ये काम भी स्वयं कर सकती हैं। बिल्कुल, आप खुद ही एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो आपकी तरह और भी लोगों को आगे आकर इन्वेस्टमेंट में आप राय दे सकती हैं। कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। कृष्ण जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैडम। जी पूछिए अपना सवाल। मेरी बेटी 20 साल की है। हेलो जी जी पूछिए। मेरी बेटी 20 साल की है, अभी वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है, तो उसके लिए मेरे को लॉन्ग टर्म फिक्स इनकम के लिए इन्वेस्ट करने का था। तो अभी गवर्नमेंट की कुछ LIC पॉलिसी चलती हैं, तो उसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, कुछ 2 लाख रुपए पर ईयर इन्वेस्ट किया है अभी, और ये कुछ 15 साल में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट्स, जो वर्ल्ड की इंटरेस्ट रेट्स हैं और इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये कब इक्वल होंगे? वहाँ के बाहर के इंटरेस्ट रेट्स बहुत 2 या 4% रहते हैं, इंडिया में भी 9 या 10% है। तो ये जब बाहर की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी कब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाएगी, ये जानना चाहता हूँ मैडम। ये तो बहुत ही क्रूशियल सवाल है कि कब इंटरलिंक्ड हो जाएंगी, बट ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी बिटिया के लिए, 20 साल की है जो इंजीनियरिंग में, तो क्या सजेशन देना चाहिए? लॉन्ग टर्म है इनका पर्सपेक्टिव। जैसे कि इन्होंने कहा कि इन्होंने LIC की ऑलरेडी कुछ पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो एक अच्छा आइडिया है। LIC की पॉलिसीज ज़्यादातर सेफ रहती हैं और एक रिटर्न ऑफर करती हैं, ऑल्दो इक्विटी के कंपैरिजन में या किसी और एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में उतनी रिटर्न नहीं ऑफर करती हैं। मैं इनसे ये कहूँगी कि सारी की सारी सेविंग्स एक ही टाइप की पॉलिसी में या एक ही पॉलिसी में नहीं डालें, उसको डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पहला जो रूल है वो डाइवर्सिफिकेशन है, ताकि अगर एक एसेट क्लास परफॉर्म नहीं कर रही है तो एटलीस्ट आपकी दूसरी एसेट क्लास परफॉर्म करती है। और बेसिकली डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वो वाली बात है। क्योंकि इन्होंने पूछा कि इंडिया और बाहर की इकोनॉमीज कब लिंक होंगी। इंटरलिंक तो जरूर हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो है ये कब कम होगा? नॉट एनी टाइम सून, क्योंकि हमारे ग्रोथ रेट्स जो हैं और हमारे इन्फ्लेशन रेट्स जो हैं वो अभी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज स्टिल फार अवे। जी बिल्कुल, अभी तो वो दिखता नहीं नजर आ रहा है कि कुछ जो रेट्स है वो सिमिलर हो जाए बाहर के देशों में और हमारे में। उज्जवल गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब से। जी पूछिए अपना सवाल गुप्ता जी। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मैं एक्चुअली अभी जस्ट एक साल की मेरी बेटी है, तो उसके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि जिसमें L&T फाइनेंस में अच्छा मैंने होल्डिंग रखी हुई है, तो उसके साथ में LIC की बहुत सारी मैंने पॉलिसीज ली हुई है, तो क्या इसके अलावा मैं गोल्ड ETF में डाल सकता हूँ? वो ज्यादा सिक्योर है मेरी लाइफ के लिए और मेरे बच्ची के लिए?
तो बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे गर्विता? जी, गोल्ड ETF में बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक मंथली इन्वेस्टमेंट लेकर चलें। ऐसा नहीं कि बल्क अमाउंट उठा के गोल्ड ETF खरीद लें। इन्होंने अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है, कुछ इक्विटी में डाल रखा है, कुछ पॉलिसीज ले रखी हैं। तीसरा ऑप्शन गोल्ड ज़रूर एक अच्छा ऑप्शन है, तो उसको एक SIP की तरह करें और लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से होल्ड करें। जी बिल्कुल। और अगर जैसे आपने कहा था कि डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो और क्या एसेट क्लास आप सजेस्ट करना चाहेंगे महिलाओं के लिए? महिलाओं से स्पेसिफिक आपने बता दिया, बहुत सारे बता दिए, उसके अलावा भी जो थोड़े रिस्क जिसमें ना हो, बिकॉज जनरली यही होता है कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं महिलाएं, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अदर एसेट क्लास? जी, जैसे हम अभी इंश्योरेंस प्लान की बात कर रहे थे, तो आई थिंक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान की जगह जो टेलर मेड प्लान्स हैं उन पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सेव करते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत से चाइल्ड एजुकेशन प्लान्स हैं जो कि मार्केट में इस समय अवेलेबल हैं। प्राइवेट इंश्योरर्स भी ऑफर करते हैं जो एक अच्छी रिटर्न ऑफर करते हैं और साथ साथ आपका रिस्क भी मिनिमाइज करते हैं। तो आई थिंक अपना गोल डिफाइन करें कि आप किस ऑब्जेक्टिव से सेव करना चाह रहे हैं, किस ऑब्जेक्टिव से उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और उसके बाद ही एसेट क्लास को डिसाइड करें। जी बिल्कुल गर्विता, हमारे पास एक ईमेल आया हुआ है सतविंदर मोहंती का। वो पूछना चाह रहे हैं कि गोल्ड में इस समय क्या इन्वेस्ट करना, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें देखना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन से गोल्ड कैसे? ETF आपने बताया गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट, तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिशनली हमने देखा है कि लोग ज्वेलरी खरीद देते हैं, तो आप इसके क्या सजेशन देना चाहेंगे उनको कि क्या सही है इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्टमेंट? जी, गोल्ड ने एक फिनोमिनल रन दिया है 15,000 से लेके 33,000 तक, और आज कुछ 28-29,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो गोल्ड और भी करेक्ट हो चुका है, $1900 का हाई लगाकर अब $1200 तक करेक्ट हो चुका है। लेकिन आई थिंक अगर रुपी डॉलर का इक्वेशन मीट होता है तो गोल्ड का रेट कुछ 25 से 26,000 होगा। अगर 25-26 हजार का रेट के अराउंड ये चाहें तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकती हैं। उसके अलावा जैसे हमने कहा कि SIP एक अच्छा रूट है गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें जरूर मंथली बेसिस पे एक मंथली SIP लगा दें अपने अकाउंट से, ताकि एक उनके अकाउंट से ऑलरेडी सेविंग होता रहेगा। आई थिंक दैट इज अ गुड प्लान अगर आप अपनी बेटी की शादी के लिए देख रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, बट अगर आप अपना एसेट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपको लगता है कि गोल्ड में अभी बने रहना चाहिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 25-26 हजार, जैसा आप कह रहे हैं कि इसकी रेंज में? जी, क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्योंकि 25-26 हजार कहा कि उस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, तो दैट मीन्स इस समय जो है वो गोल्ड थोड़ा ऊपर ही चल रहा है। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ गोल्ड हम डिवैल्यूड देखते हैं? नहीं, नॉट एनी टाइम सून। ओके, सत्यनारायण विशाखापट्टनम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी पूछिए अपना सवाल सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी पूछिए अपना सवाल। सवाल ये है जो मैं सत्यनारायण जी से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बट गर्विता जैसे कि हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, गोल्ड की बात कर रहे थे, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव उसको भी लेकर चलना चाहिए, रियल्टी हो गया। अब अगर इंश्योरेंस की भी बात करें तो इंश्योरेंस में आपने कौन से हैं जिस पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं महिलाएं, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें इंश्योरेंस में बेसिकली? तो जैसे मैंने बताया कि एक स्मार्ट वुमेन प्लान है HDFC का, विच इज़ अ वेरी गुड प्लान, जहां आप बेनिफिट्स डिसाइड कर सकती हैं। उसमें बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप किस टाइम पे उसको रिडीम करना चाहती हैं। अगर कुछ टाइम के लिए आप प्रीमियम नहीं भर पा रही हैं तो उसके लिए भी पॉलिसी में क्लॉज है कि अगर आप सपोज अनएम्प्लॉयड हैं, किसी कारण से प्रीमियम नहीं भर पा रही हैं, तो उसके लिए भी प्रोविजन है। इसके अलावा चाइल्ड एजुकेशन प्लान्स बहुत सी प्राइवेट इंश्योरेंस ने निकाले हैं, तो अगर आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हैं तो वो एक अच्छा प्लान है। इनफैक्ट अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इक्विटी में SIP भी लगा सकते हैं। आज बहुत से ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो कि टॉप ब्लू चिप्स में एक बास्केट बना के आपको SIP करने की सलाह देते हैं। वो भी एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि अगर आप टॉप 10 कंपनीज ले लेते हैं इंडेक्स की और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे आर लाइकली टू गिव यू बेटर रिटर्न्स। सो जनरली इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ये तो हमने मेट्रो में रह रही वुमेन जो महिलाएं वो काम कर रही उनके बारे में हमने बात कर ली। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जो होता है वो एक वहां पे बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है कि उसको उस पे इन्वेस्ट करते हैं। आप रूरल एरियाज में जो रह रही है महिलाएं, वो जो थोड़ी बहुत बचत करती है, उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? बिकॉज उनको शेयर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो उसके अलावा इंश्योरेंस भी हो गया, तो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जो है वो कैसा है इन्वेस्टमेंट के नजरिए से उनके लिए? एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें भी एक मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करने की ऑप्शन है। और क्योंकि एक मंथली बेसिस पे अगर आप इन्वेस्ट करने की आदत डाल लेते हैं तो वो आपकी
आदत बन जाती है कि हर महीने आपके अकाउंट से जाएगा, उसको आप अपने खर्चों के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। एंड रिटर्न्स अगर देखा जाए तो रिटर्न्स भी बुरी नहीं रही हैं। दूसरा, क्योंकि पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट भी जो है वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होती है, तो वो एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उनके लिए जरूर है। और विलेजेस में रहने वाली महिलाओं के लिए आई थिंक वो गोल्ड ईटीएफ में चाहे इन्वेस्ट नहीं कर पाए, बट ट्रेडिशनली गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट करती हैं। तो अगर वो फिजिकल गोल्ड में भी इन्वेस्ट करके रखती हैं कल के आने वाले समय के लिए, या किसी फॉर अ रेनी डे, दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड आइडिया। और गर्विता, हमारे पास अब समय की कमी हो रही है। आपने बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए महिलाओं के लिए। होपफुली वो थोड़े से अवेयर होंगी कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए आगे, और फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपके जैसे से सलाह मदद लेंगी वो कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें आगे फ्यूचर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनी मंत्र में आज के लिए बस इतना ही। हमारा